नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आज बात करने आए हैं कि एक नीट एस्पिरेंट, उसके लिए और क्या ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं अगर उस बच्चे का नीट क्लियर नहीं होता है। देखो, ये बात मानना पड़ेगा कि हमारे देश में डॉक्टर बनने की चाहत 23 लाख 22 लाख बच्चे हर साल देखते हैं। और सिर्फ ये 22-23 लाख ही नहीं है, इनफैक्ट चाहत तो इससे कहीं ज्यादा की होगी। कई सारे तो इसलिए छोड़ देते होंगे कि भाई हमारे यहाँ डॉक्टर बनना इतना कठिन है, और अगर नीट में कुछ नहीं हुआ तो एक्चुअली में ऑल्टरनेट ऑप्शंस बहुत कम है और लोगों को पता नहीं है। जो है भी वो लोगों को नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य पूरी तरह से ये होने वाला है कि नीट, अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट हैं और आप नीट एग्जामिनेशन दिए हैं या दे रहे हैं, तो आपके पास ऑल्टरनेट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि इन केस अगर आपका नीट नहीं क्लियर हुआ तो आप क्या करेंगे आगे चल के, व्हाट वुड बी योर वे आउट। ठीक है, तो आज का सेशन पूरी तरह से इसी बात पे डिपेंडेंट होने वाला है। तो चलो ध्यान से सारे लोग देखते हैं और इस सेशन में समझते हैं कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। ठीक है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचता रहे समय दर समय। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक नीट एस्पिरेंट्स की पूरी जर्नी क्या होती है। तो 11वीं में जून जुलाई के आसपास उसका क्लास शुरू होता है, क्योंकि तभी बोर्ड एग्जामिनेशंस पूरे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद 11वीं का फाइनल एग्जामिनेशन फरवरी मार्च के आसपास होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो क्लास 12वीं जो शुरू होता है वो अप्रैल से जून के आसपास, एक महीने के बाद शुरू होता है। 12वीं के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वो फरवरी मार्च के टाइम पे होते हैं। फिर नीट एग्जामिनेशन यहाँ फरवरी मार्च मिड मार्च में खत्म होता है। नीट एग्जामिनेशन मई में होता है, रफली 2 महीने बाद। ठीक है, तो 2026 में नीट एग्जामिनेशन होने वाला है, कई लोगों के लिए 27 में होगा। और फाइनली नीट का रिजल्ट आता है जून में। मई में एग्जाम होता है, जून में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा अगर आंकड़े को देखें तो साल 2023, 24 और 25, 23 में 20 लाख बच्चा बैठा था, फिर 23 लाख, फिर 22 लाख, मतलब रफली मान सकते हो 22 से 23 लाख बच्चा हर साल बैठ रहा है नीट के लिए। अब इसमें से नीट क्वालिफाइड बच्चा कितना है? 11.5 लाख, 13 लाख, 12.5 लाख के आसपास। मतलब ये वो बच्चे हैं जो नीट क्वालिफाइड हैं। पर क्या इतने बच्चों को एमबीबीएस की सीट या मेडिकल की सीट या डेंटल की सीट, कोई भी सीट मिलती है? सही जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जितने बच्चे नीट क्वालिफाइड या जो भी डेंटल क्वालिफाइड या जो भी कहे जा रहे हैं, इनमें से रियलिटी में सिर्फ 1.2 लाख सीट्स हैं भारत में। एमबीबीएस की इंडिया में 1.2 लाख सीटें हैं और नहीं है। मतलब अगर किसी बच्चे को एमबीबीएस करना है तो 1.25 लाख में आना पड़ेगा। अब आए हैं क्वालिफाइड 12 लाख, मतलब 10 गुना ज्यादा। मतलब बेसिकली ये कह रहा हूं मैं कि जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं उसमें से सिर्फ 10% डॉक्टर बनेंगे एमबीबीएस, बाकी 90% नहीं बन पाएंगे। हो सकता है इसमें से 10% और बीडीएस, वेटनरी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ऐसा कुछ हो जाए, पर बचे हुए का तो कुछ नहीं होने वाला है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड ये जो 90% है, 80% है, वो बच्चा क्या करे? तो हेंस आज का ये वीडियो पूरा वही है कि वो क्या करेगा। ध्यान से देखो। और हाँ, नंबर कितने लाने पड़ते हैं? ये जो 1.25 लाख बच्चा है, इसको कितने नंबर लाने पड़ते हैं यहां तक, मतलब ये 1.25 लाख में आने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है? तो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा पे आप ले रहे हैं तो आपको 600+ लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप होम स्टेट कोटा से ले रहे हैं तो कई सारे होम स्टेट में बहुत पीछे तक जाता है। तो होम स्टेट कोटा में यहां लिख दे रहा हूं, होम स्टेट कोटा में ये 500+ पे काम बन जाएगा। 500 से ऊपर है तो बहुत सारे होम स्टेट में 500 से ऊपर में मिल जाता है, कईयों में नहीं भी मिलता है भाई। अब जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बहुतों में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। तो होम स्टेट कोटा पे आपको 500+ में मिलेगा। अब अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको 350 से 500 के बीच में मिलेगा। ठीक है, 500 से ऊपर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, 350 से 500 में प्राइवेट मिल जाएगा। 350 से नीचे वाले को कुछ नहीं मिलता है, भारत में नहीं मिलता है कुछ भी। अब जो बच्चा अब्रॉड पढ़ने जाता है वो बच्चा मात्र 144+ में उसको अब्रॉड मिल जाता है। अब्रॉड मतलब आउट ऑफ इंडिया भी एमबीबीएस कराए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और वहां का एक ही कंडीशन है कि भाई आउट ऑफ इंडिया में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपका बस नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीट क्वालिफाइड। तो अगर आप नीट क्वालिफाइड और नीट क्वालिफिकेशन का मार्क्स 144, तो नीट क्वालिफाइड है तो आप जिस भी देश में जा रहे हैं वहां चले जाइए, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। और आउट ऑफ इंडिया जाकर पढ़ना आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहा, क्योंकि पहले तो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन अभी बहुत सारे नए कंट्रीज लोगों को पता चलने लगे हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, लोग एजुकेट हो रहे हैं। तो रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज आ गए हैं जहाँ पर अगर आप मानोगे तो पढ़ाई का खर्चा रफली 20 लाख रहता है, और रहने वहने का, खाने पीने का कुछ आप एडिशनल 10 से 15 लाख मान लो। तो इतने में आपकी पूरी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप पूरे को जोड़ोगे 20 और 15 तो 35 लाख रुपए हुए। 35 लाख रुपए में बच्चे का आपका 6 साल का, क्योंकि बाहर में 6 साल का होता है, मतलब 6 लाख रुपीस पर ईयर में आपका नीट हो जाता है।
तो ये है परिस्थिति एमबीबीएस अब्रॉड की। तो एमबीबीएस अब्रॉड में काफी आसानी से हो जाता है बच्चों का, और फीस भी इनफैक्ट कम लगती है, क्योंकि भारत में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहां 7 लाख रुपए लगता है पर एनम। सिर्फ पढ़ने का बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो रहने खाना मिला के है ना, यहाँ पढ़ना लिखना रहना खाना वो भी अब्रॉड से 6 लाख में। पर भारत में जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पे सिर्फ पढ़ाई 7 लाख होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीटों की जो संख्या है, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में 54,000 के आसपास सीट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 63,000 और 2,000 एम्स की सीटें हैं। अब तो नीट और मिडिल क्लास की जो स्ट्रगल है वो कुछ ऐसी है कि जो मिडिल क्लास बच्चा होता है वो रफली अगर 7 लाख माने आपकी फीस, तो 42 लाख मोटा मोटी आगे पीछे इधर उधर के खर्चे मिला के 50 लाख मिनिमम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगता है। और दिस कैन गो अप टू, क्योंकि इंडिया में ऐसे भी हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जहां की फीस 25 लाख रुपए पर एनम है, 25 लाख। तो दैट कैन इवन गो टू 25 लाख से अगर मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5.5 साल का कोर्स है, तो रफली 1.25 करोड़ होता है, तुम आगे पीछे मिला के 1.5 करोड़। तो 50 लाख से 1.5 करोड़ का खर्चा इंडिया में होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। और मिडिल क्लास ऑब्वियसली 1.5 करोड़ तो बहुत दूर है, 50 लाख भी अफोर्ड करना मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है, वो भी सिर्फ पढ़ाई का, रहना खाना तो अलग लगेगा अभी। तो हेंस ये एक चिंताजनक और परेशान कर देने वाली बात है। इसकी वजह से इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना मुश्किल होता है। अब मूविंग फॉरवर्ड, फ्रॉम क्लासरूम्स टू द स्ट्रीट, एजुकेटेड राइडर्स विथ ड्रीम्स ऑन होल्ड, ऐसे कई सारे न्यूज आए हैं। इनमें से एक न्यूज ये मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था, मतलब मुझे भी काफी अचंभित लगा था। एक बच्चा है जो कि डिलीवरी करता है, जोमेटो पे, स्विगी पे, ये डिलीवरी कर रहा है। इस बच्चे से जब पूछा गया, किसी ने पूछा होगा, कोई रिपोर्टर मिला होगा, तो पता ये चला कि ये बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, वो भी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। लेकिन जब इसने पढ़ाई कर रहा था तो इसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी थी, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। लेकिन बीच में कुछ तो ऐसा हुआ कि घर में अचानक से बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां, मुश्किल परिस्थितियां आ गई, और जिसकी वजह से घर में पैसे नहीं बने। अब पैसे नहीं बने तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो फीस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी से मांग के काम चला लोगे। 10 लाख रुपया कौन देगा आपको, वो भी हर साल। इस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया और फाइनली इस बच्चे को अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा। He has to abandon, forcing him to abandon his dream। और अब ये डिलीवरी करता है, और डिलीवरी करता है तो जब ये मेडिकल कॉलेज के आसपास से गुजरता है या डॉक्टर को डिलीवर करता है, तो देख के यही सोचता है कि यार मैं भी इसी डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़ा था, मेरे को भी डॉक्टर बनना था, लेकिन मैं बन नहीं पाया। तो ये विषम परिस्थिति, और ये मतलब कहते हैं ना अंदर से झकझोर देने वाली स्थिति है हमारे यहाँ, और जिसकी वजह से लोग डॉक्टर नहीं बन पा रहे। अब तो क्या क्या बन सकते हो आप? तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन बनता है अपार्ट फ्रॉम नीट, दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। और मैंने जो आपको अभी फीस बताई ना 40-45 लाख, वो हायर साइड पे बताई। अगर कम से कम में आओगे तो जैसे उज्बेकिस्तान है, एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, भारत के बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। उज्बेकिस्तान का 1 साल का फीस 3 लाख रुपए है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए आपके पढ़ाई का, प्लस रहना खाना, कॉस्ट ऑफ लिविंग करीबन आप मान लो 10 से 12 लाख, तो 12 लाख वो मान लिया, 30 लाख। और 2-4-5 लाख रुपए आपको आने जाने में लगेगा, वीजा कंसल्टेशन में, कंसल्टेंट का फीस वगैरह वगैरह, तो आप रफली मान के चलो 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए में आपके 6 साल की पढ़ाई हो जाएगी। ये रहना खाना, कंसल्टेशन, वीजा कंसल्टेंट, ब्रोकर वोकर सब मिला जुला के इतने में आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर एमबीबीएस अब्रॉड में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है बहुत सारे बच्चों के लिए, ये कम पैसे में, क्योंकि 3 लाख रुपए फीस है, बाकी रहना खाना है, और इंडिया का वही 3 लाख के जगह पे ये फीस 7 लाख है। तो यहां पर आपको काफी अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये पहला ऑप्शन हुआ। अब इसी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो 12वीं में 50% नंबर होने चाहिए, 17 साल से आप ऊपर होने चाहिए, और आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। नीट क्वालिफाइड मतलब 144 प्लस। इस साल का 144 प्लस था, अगले साल भी 150-200 इसी के आसपास हमेशा रहता है। ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा नहीं है। अलग अलग देशों का मैं बता देता हूं, जैसे 4 से 8 लाख रुपए पर ईयर है रशिया में, ठीक है। रशिया में मेजॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है। प्राइवेट कॉलेज का 8 लाख है, बट मोस्टली गवर्नमेंट का 4 से 5 लाख में। फिर 2.5 से 6 लाख की फीस है कजाकिस्तान में, 3 से 7 लाख है जॉर्जिया में, और 2.25 लाख से 3 लाख है उज्बेकिस्तान सबसे सस्ता है। हालांकि सस्ता है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, और रशिया में भी कम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड अगर आप पढ़ लेते हैं तो सैलरी कितना? तो उज्बेकिस्तान में चूंकि फीस कम है तो सैलरी भी बहुत कम है। हालांकि मेजॉरिटी बच्चा उज्बेकिस्तान से पढ़ के इंडिया वापस आता है, क्योंकि इंडिया में उसको प्रैक्टिस करना है, यहाँ पैसा ज़्यादा है।
बट अगर आप वहां रहते हैं तो इतनी मतलब सैलरी मिलेगी। रशिया की बात करें तो 17 से 26 लाख है वहां पे। रशिया सेकंड मतलब सेकंड चीपेस्ट कंट्री है, सबसे चीपेस्ट ये है, सेकंड चीपेस्ट रशिया है, तो यहाँ पे सैलरी भी उसी के हिसाब से है। जॉर्जिया में थोड़ा और महंगा है एमबीबीएस, तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है, और कजाकिस्तान में भी वैसा ही है जॉर्जिया जैसा, तो यहाँ पे भी पैसा इतना है। क्लियर? अब इसमें मैंने वैसे काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप देखिएगा। अब दूसरा जो है वो है नर्सिंग। हालांकि देखने में बहुत बुरा लगता है, और भारत में तो भाई लोग नर्सिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मेडिकल डिग्री मानी भी नहीं जाती है, नीट के थ्रू नहीं मिलती है। लोग सोचते हैं ऐसे ही बस, मतलब मिलती तो नीट के थ्रू ही है, पर हाँ, तो नर्सिंग यहाँ पर इंडिया में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब लेकिन अब्रॉड में नर्सिंग बहुत अच्छा है। क्यों? आपको पता होना चाहिए, जैसे जर्मनी, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप इसको देखिएगा। जर्मनी में एक्चुअली में पढ़ने के लिए 40,000 रुपये साल का लगता है, साल का 40,000 रुपये का फीस है। 3 साल की डिग्री है, 40 × 3 1.2 लाख रुपीज़। रहने खाने का वो थोड़ा महंगा है वहाँ पे, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा आप, जो भी रहने खाने का लगेगा वो। और हाँ, चूंकि इतना सस्ते में पढ़ाते हैं, तो आपका ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, आपको कंसल्टेशन लेना पड़ता है कि भाई कोई आपका पूरा एप्लीकेशन बना दे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि जानकारी आपको नहीं है। तो कंसल्टेंट्स अपनी फीस लेते हैं, जैसे जनरली जो कंसल्टेंट्स फीस लेते हैं वो 3 लाख रुपए लेते हैं, क्योंकि भाई 1.25 लाख में आपका नर्सिंग हो रहा है। इंडिया जैसा, मतलब इंडिया में भी 1.25 लाख में कहीं नहीं होता है, तो कंसल्टेंट्स वहां पहुंचाने के लिए आपको 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है, पर अब मान लेते हैं 3 लाख कंसल्टेंट ने लिया, 1-1.5 लाख आपका फीस रहा, आपको थोड़ा रहने में, वहां रहना खाने पीने का जो खर्चा लगा, उन सब के बाद पता है नर्सिंग में पैसा कितना देते हैं जर्मनी में? एवरेज पेमेंट बता रहा हूं, वो है 30 LPA, 30 लाख पर एनम, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये है नर्सिंग। तो इंडिया में तो लोग नर्सिंग को उतना अच्छा नहीं समझते हैं, पर जर्मनी में बहुत अच्छा है। और जर्मनी में अच्छा होने के पीछे का एक बहुत मुख्य कारण है। कारण ये है कि जर्मनी में चूंकि लोग इतने फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं कि नर्सिंग जैसे जॉब्स पे लोग आ नहीं रहे हैं। दूसरा, जर्मनी का मेजॉरिटी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग मतलब वहां पे अधिकांश लोग बूढ़े हो रहे हैं, वहां पे लोग ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करते हैं। जैसे इंडिया में है ना, हर को 2 बच्चा 3 बच्चा, वहां पे लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं। तो वहां का मेजॉरिटी पॉपुलेशन एज हो गया। अब एज हो गया तो उनका ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए, कौन रहेगा? अब जो जितने बच्चे हैं वो अपने दूसरे जॉब में लग रहे हैं, तो नर्स बनने के लिए कोई है ही नहीं। तो इसीलिए इंडिया से नर्स को बहुत भारी डिमांड है, और वहां के सरकार ने ये रूल निकाला है कि भैया फीस कोई भी कॉलेज ज्यादा नहीं लेगा। 40,000 रुपये मैक्सिमम फीस है, 40,000 रुपये मैक्सिमम फीस है, और इतने फीस में लोगों को पढ़ाना, और नौकरियां 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख की लग रही हैं। समझ रहे हो? और ये सिर्फ जर्मनी में नहीं, ऐसा बहुत जगह है। ठीक है, ऐसा बहुत जगह है। जैसे जर्मनी है स्पेशल वर्क प्रोग्राम्स फॉर इंडियन नर्सेस, इंडियन नर्स का हर जगह प्रोग्राम है, और ये सारे प्रोग्राम्स मोस्टली फ्री हैं या कम पैसा ले रहे हैं। In the worst case scenario, the country anticipated needs 6,90,000 nursing staff by 2049. 7 लाख नर्सिंग स्टाफ इसको और चाहिए बाय 2049। और ऐसा ये जर्मनी हैज ऑलरेडी मेकिंग एफर्ट्स टू रिक्रूट फॉरेन नर्सिंग स्टाफ। जर्मनी इज एक्सपेक्टेड टू डील विद शार्प लेबर शॉर्टेज इन द नेक्स्ट ईयर्स, शार्प लेबर शॉर्टेज। उसके बाद ड्यू टू द एजिंग पॉपुलेशन जर्मनी, जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको नर्सिंग करना है अब्रॉड से? तो नीड्स एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, स्पेशली इन साइंस सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इंग्लिश आपको आना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक होनी चाहिए। और चूंकि आप नर्सिंग में जा रहे होंगे, पेशेंट से डील करना होगा, तो अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो आपको जर्मन भी इवेंचुअली सीखना होगा। जरूरी नहीं कि तुरंत ही सीखें, बट धीरे धीरे आपको सीखना होगा जर्मन। ठीक है, ट्यूशन फीस कितना लगता है? तो जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां सरकार प्रेरित कर रही है कि भैया लोग नर्सिंग पढ़ें, नो ट्यूशन फीस ही नहीं है। बस वो एकेडमिक चार्ज लेते हैं क्या, 10,000 से 38,000, जो मैंने बताया था 40,000। ये पर सेमेस्टर 40,000, अच्छा पर सेमेस्टर है, पर ईयर नहीं, सॉरी। तो 40 × 6 2.4 लाख आपसे फीस नहीं लिया जा रहा है, बस एडमिन चार्जेस लिए जा रहे हैं, दैट्स इट। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा महंगा है। प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे 5 लाख से 7.5 लाख रुपए पर ईयर लग रहा है। तो 5 लाख रुपए भी लगा तो 5 × 3 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए भी लग रहा है, और 30 लाख रुपए का कोई नौकरी दे रहा है आपको, नॉट बैड। नर्सिंग इन हंगरी दूसरे देश है, यहाँ पर करीबन, यहाँ महंगा है, 25 लाख रुपए लगता है। तो यहाँ पर नर्सिंग अच्छा 4 ईयर नर्सिंग प्रोग्राम, टोटल ट्यूशन फीस 25 है। अब देखो 4 साल का इनका प्रोग्राम है, टोटल ट्यूशन फीस 25 लाख, मतलब रफली 6.25 लाख रुपए साल का लगा, नॉट दैट टू मच। नर्सिंग डिग्री इन मलेशिया में थोड़ा महंगा है, और यहाँ पे पे आउट उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे 4 साल नहीं, एक मिनट, यहाँ पे एक सस्ता है भाई, सॉरी। तो यहाँ पर 4 साल की डिग्री 21 लाख है, मतलब 5.25 लाख, या 4 साल मतलब 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर पर एनम, इतनी फीस लग रही है मलेशिया में।
तो मलेशिया हो गया, हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, इन सारे जगहों पर पैसा बहुत कम लग रहा है। अब इन सारे जगहों पर मिलेगा कितना पैसा, इतना लगाओगे तो जर्मनी में जो अर्निंग है वो 30 लाख पर ईयर, ये एवरेज लिया हूं सबका। हंगरी में 8 से 18 लाख पर ईयर, आप 4 से 5 लाख दे रहे हो, हंगरी में कितना दे रहे हो पैसा, यहाँ पे 25 लाख, मतलब 6 लाख पर एनम दे रहे हैं फीस, 6 लाख पर एनम फीस दे रहे हैं, और आपको 8 से 18 लाख रुपए पर एनम का एवरेज जॉब लगेगा। नर्सिंग ग्रेजुएट्स इन मलेशिया में 6 लाख से 8 लाख, तो मलेशिया में बहुत ज़्यादा पे आउट नहीं है, जर्मनी में सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए जैसे इंडिया में जब आप जाओगे ना, तो इंडिया में जो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, अब वो उनको भी पता है कि भाई तुम जर्मनी में जाओगे फ्री में पढ़ोगे, तो वो मोटा पैसा चार्ज करते हैं। अब जैसे जर्मनी भेजना है किसी बच्चे को नर्सिंग प्रोग्राम में फ्री वाले में, प्राइवेट में भेजना है तो कोई पैसा नहीं लेगा, क्योंकि उनको पता है प्राइवेट में तो भैया फीस बहुत ज़्यादा, बच्चा कम जाता है। सरकारी वाले में जाने के लिए जो जर्मनी बच्चा जाता है इंडिया से, तो जो इंडिया के कंसल्टेंट्स हैं जो जर्मनी के सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन करा देंगे, वो लोग 3 लाख रुपए के आसपास चार्ज करते हैं। वो बोलते हैं भैया हमको पहले 3 लाख दो, हाँ गारंटी मेरी कि हम आपको एडमिशन कराएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें किसी फेक इंसान के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि धोखेबाज फरेबी भी बहुत सारे हैं, तो वो लोग पैसा लेके भाग जाएंगे और कराएंगे कुछ नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखना, किसी ऐसे कंसल्टेंट को पकड़ना जो सालों से इंडस्ट्री में है, बहुत पुराना है, नाम है, इंटरनेट वगैरह चेक करना कि हाँ भैया पुराना प्लेयर है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोमेडिकल साइंसेज एंड पब्लिक हेल्थ। अब ये तीसरा करियर है, बायोमेडिकल साइंस एंड पब्लिक हेल्थ। अब देखो, बायोमेडिकल साइंस तो हमारे इंडिया में भी होता है, पर उतना प्रोमिनेंट डिग्री नहीं है और लोग उतना जाते नहीं है, क्योंकि पैसा वैसा नहीं मिलता है। लेकिन अब्रॉड में सिनेरियो अलग है। और दूसरा है पब्लिक हेल्थ, तो हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ में कहीं कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है, क्योंकि नाम ही है पब्लिक हेल्थ, सरकारी हेल्थ के मतलब पब्लिक हेल्थ जो वर्कर्स होते हैं। अब इंडिया में पब्लिक हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं, और पे आउट जो मिलता है वो सरकारी पे आउट मिलता है, सरकारी पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, ठीक ठाक है, सरकारी नौकरी है तो लोग इसलिए ले लेते हैं। पर अब्रॉड में बिल्कुल अलग सिचुएशन है। जैसे बायोमेडिकल इंजीनियर्स इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 7% 2023 से 33, ये आपको 1400 ओपनिंग्स बायो इंजीनियर्स, बायोमेडिकल इंजीनियर्स, ये यूएसए का एक न्यूज़ क्लिप है। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 डिफरेंट बट रिलेटेड फील्ड्स इन हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज। इसमें पढ़ाते क्या है, तो इसमें बेस छींक आ रहा, अबे यार छींक ही नहीं आ रहा है। हाँ एनीवेज, तो इसमें बेसिकली पढ़ाते हैं कि ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करता है, किससे डिजीज होता है, बायोलॉजी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, यही सब पढ़ाते हैं। और पब्लिक हेल्थ में क्या पढ़ाते हैं कि भैया कम्युनिटी हेल्थ कैसे सुधरेगा, डिजीज प्रिवेंशन कैसे होगा, हेल्थ पॉलिसीज कैसे बननी है, लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, एपिडेमोलॉजी, ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो समझ में आ गया, पढ़ाते क्या है बायोमेडिकल साइंस और पब्लिक हेल्थ में। अब इसमें चाहिए क्या, तो आपका भैया 12वीं बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से पास होने चाहिए आप, और आपका इंग्लिश का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए होगा, आईएलटीएस वगैरह चाहिए होगा। अब ये दोनों मान लेते हैं मोस्टली बच्चों के पास होता है, अगर ये नहीं है तो आप आईएलटीएस का एग्जामिनेशन वगैरह देना शुरू कीजिए, मान लेते हैं ये आपके पास है। अब आपको क्या पैसा देना होगा, तो ट्यूशन फीस बायोमेडिकल में जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफर बायोमेडिकल साइंसेज विद नो ट्यूशन फीस, सेमेस्टर फीस वही 9,700 से 39,000 जो मैंने अभी पीछे बताया था, उतना ही पैसा ले रहे हैं। 5 से 8 लाख रुपए प्राइवेट वाले ले रहे हैं हर साल का। स्विट्जरलैंड में ट्यूशन फीस बायोमेडिकल साइंसेज का पब्लिक यूनिवर्सिटी 86,000 से 1.5 लाख, मतलब स्विट्जरलैंड में भी ज़्यादा पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी 1.5 लाख रुपए पर ईयर है, 4 साल में 6 लाख रुपए में काम बन जाएगा। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 16 लाख से 32 लाख। अब यहाँ पे भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता है, आसानी से होता है, ऐसा मुश्किल नहीं है, बट अगेन एजेंट्स, क्योंकि आपको एजेंट के थ्रू इसलिए जाना होगा क्योंकि आपको जानकारी है नहीं कि स्विट्जरलैंड में कहाँ क्या कैसे होगा, तो जो भी एजेंट या जो भी कंसल्टेंट आपका ये काम करेगा वो आपसे अच्छा खासा पैसा लेगा, क्योंकि वो आपको सस्ते कॉलेज में करा रहा है, सरकारी कॉलेज में बेसिकली, तो वो 2-3 लाख जो लेगा। अब पब्लिक हेल्थ में जर्मनी क्या करता है, तो पब्लिक हेल्थ में जर्मनी अगेन नो ट्यूशन फीस। देख रहे हो जर्मनी, वैसे आपको बता दूं पूरी दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो कोई कर रहा है हेल्थ पे, मतलब ओवरऑल मेडिकल फील्ड पे, वो जर्मनी कर रहा है, क्योंकि जर्मनी को बहुत ज़रूरत है लोगों की, ठीक है। और इसीलिए इंडिया से हजारों लाखों की तादाद में लोग जर्मनी जा रहे हैं। विश्वास मानो, तुमको शायद डेटा नहीं पता होगा, मैं देख रहा हूँ, मैं चूंकि इसी फील्ड का कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं जितने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ सब जगह ये लिखा रहता है कि हजारों लाखों की तादाद में लोग बहुत तेजी से जर्मनी जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पैसा बहुत मिल रहा है। उसके बाद नो ट्यूशन फीस, ओनली अ सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 से 40,000, दैट्स इट। अब प्राइवेट में जाओगे तो 5 लाख से 15 लाख। स्विट्जरलैंड में अगर पब्लिक हेल्थ में जाते हैं तो सरकारी यूनिवर्सिटी 1 से 2 लाख रुपए ले रहे हैं सालाना, और अगर वहीं प्राइवेट वाले में जाते हो तो 16 से 38 लाख तक ले लेंगे वो लोग, ठीक। तो ये तो हो गई बात आपकी
बायोमेडिकल साइंस और पब्लिक हेल्थ की। तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु सिर्फ सरकारी में नहीं ज्यादा है, प्राइवेट में ज्यादा है, तो आपको सरकारी में ही जाना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब पैसा कितना मिलेगा भाई? तो जर्मनी में बायोमेडिकल साइंसेज में 35 से 50 लाख पर एनम का पैकेज लग रहा है। बायोमेडिकल साइंस में जर्मनी में 35 से 50, और वहीं पब्लिक हेल्थ में जर्मनी में 38 से 55 लाख। काफी अच्छा पे आउट है यार, मतलब इतने में तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की बात करें तो बायोमेडिकल साइंसेज में पेमेंट लग रहा है 75 लाख से 97 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़, ऑलमोस्ट 1 करोड़। तो मेरे को लग रहा है इतना पैसा देने तो प्राइवेट से भी पढ़ सकते हो भाई, नॉट बैड। 75 लाख से 1 करोड़ का फीस है, मतलब सॉरी पे आउट है, सैलरी है। और पब्लिक हेल्थ में आओगे तो 86 लाख से 1 करोड़। और पता है इन सारे कंट्रीज में इतना पे आउट कैसे मिल रहा है? ये सारे डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे यूरोपियन डेवलप्ड नेशंस, काफी इनका अच्छा इकोनॉमी है। तो ये जो नेशंस है ना, ये अपने पब्लिक हेल्थ पे, अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे, हॉस्पिटल्स पे बहुत ध्यान देते हैं और बहुत पैसा खर्चा करते हैं। मतलब पब्लिक का जो टैक्स पेयर्स मनी है ना, जो हमारे इंडिया में इधर उधर पता नहीं कहाँ चला जाता है, यहाँ पे अच्छे से तरीके से हेल्थ केयर पे जाता है। तो चूंकि हेल्थ केयर पे पैसा जाता है तो यहाँ वहां पे पैसा मिलता भी है लोगों को काफी अच्छा, और हेंस सर्विसेज भी उतनी अच्छी हैं। क्लियर? तो ये देखिएगा जरूर। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड का ये पे आउट बता दिया। अब पैरामेडिकल, इंडिया में भी पैरामेडिकल होता है बॉस। इंडिया में भैया पैरामेडिकल वालों की स्थिति बड़ी बुरी है, क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000 बस यही इतने की ही नौकरी मिलती है, पैरामेडिक्स जिसको कहते हैं। अब पैरामेडिकल कोर्सेज इंडिया में, डिमांड फॉर इंडियन हेल्थ केयर प्रोफ्स टू डबल नेशनली। The demand of healthcare professionals is expected to double globally by 2030 due to increasing aging population। और ये दिक्कत सब जगह है, सिर्फ जर्मनी में नहीं, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, जापान में है, चाइना में है, हर जगह ये दिक्कत है। सबके पॉपुलेशन बूढ़े हो रहे हैं और इंडिया और जवान हो रहा है, क्योंकि इंडिया में बच्चे बहुत तेजी से पैदा हो रहे हैं और इंडिया में बूढ़े ज्यादा लंबा टिक नहीं रहे हैं। तो ये दोनों कारण है भाई, ठीक है। तो ये बात तो आपको दिख गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पैरामेडिकल रेफर्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट सपोर्ट डॉक्टर्स। इट इंक्लूड्स फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेडियोग्राफी फॉर इमेजिंग, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें पैरामेडिक्स में आती हैं। अब 12वीं में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए होगा, या जिस देश में जा रहे हैं उस देश का नॉलेज चाहिए होगा, लोकल लैंग्वेज। ट्यूशन फीस की बात करें तो जर्मनी चार्ज 20,000 से 50,000, दैट्स इट। पब्लिक यूनिवर्सिटीज, सरकारी में 20,000 से 50,000, प्राइवेट में अगर आप जाते हो तो 10 लाख से 25 लाख लेंगे। क्लियर? वहीं आयरलैंड का पैरामेडिकल फीस बता रहा हूं, तो आयरलैंड में 13 लाख से 18 लाख पर ईयर है। यहां पर सरकारी में ही है फीस, जो प्राइवेट वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो सरकारी भी बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो जर्मनी इज एक बेस्ट ऑप्शन आपको दिखेगा अगर आप जाना चाहें तो। अब पैसा मिलेगा कितना? तो पैरामेडिकल ग्रेजुएट्स इन जर्मनी को मिलता है 30 से 45 लाख रुपए पर एनम। आयरलैंड में 45 लाख से 60 लाख मिलता है। तो आयरलैंड में भी अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन ऑल्दो तुमको लगाना भी पड़ेगा अच्छा खासा पैसा, ठीक है। समझ पाए भाई? तो पे आउट आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। चलो, तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ बिफोर चूजिंग द अल्टरनेट मेडिकल करियर, ठीक है। तो मैंने तो इतने सारे बता दिया। अब इसमें से कौन सा तुम चुनने वाले हो, थोड़ा चैट बॉक्स में भी लिख के बताना, कमेंट बॉक्स में, कि कौन सा चुन रहे हो। लेकिन तुम खुद से ये जरूर पूछना कि डू आई ट्रूली वांट टू परस्यू अ डिफरेंट मेडिकल पाथ और आई एम जस्ट गिविंग अप ऑन एमबीबीएस। ये जरूर पूछिएगा, क्योंकि देखो, अगर एमबीबीएस छोड़ रहे हो और ये सोच के कि मुझसे नहीं हो पाया, तो एक हारा हुआ इंसान ना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो अगर तुम हार के छोड़ रहे हो तो गड़बड़ है। पहले अपने आप को समझाओ, थोड़ा समय लो और बोलो कि नहीं ठीक है, मैं एमबीबीएस नहीं भी किया तो कोई दूसरा करियर लूंगा, वो भी अच्छा करूंगा। मोटिवेशन से शुरू करना है, ना कि बस हार के शुरू करना है। दूसरा, विच कोर्स एक्चुअली फिट्स माई स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ये जरूर देखिएगा। हो सकता है आप डॉक्टर को हेल्प करें, लेकिन इसमें आपको बार बार ईगो आने लगे कि यार मैं भी डॉक्टर बनने वाला था, मैं इसका हेल्प करूं, एक दिन मैं भी ये बनने वाला था, आज मैं बन नहीं पाया। तो अगर तुम बार बार ऐसा नेगेटिव सोचोगे, तुम उसका हेल्प नहीं कर पाओगे, तो प्रोबेबली पैरामेडिकल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शायद तुमको नर्सिंग में जाना चाहिए, या नर्सिंग भी नहीं तो हो सकता है तुम बायोमेडिकल्स में चले जाओ, हो सकता है तुम पब्लिक हेल्थ में चले जाओ। पर ऐसा कुछ चुनिएगा जो आपके गोल और इंटरेस्ट से अलाइन करे, आपको लगे कि हाँ यार वहां पर आपको मोटिवेशन मिल रहा है, ना कि डीमोटिवेशन वो काम में। और तीसरा, एम आई चूजिंग दिस आउट ऑफ जेन्युइन पैशन और जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम अदर्स। हाँ, ये जरूर सोचना जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं नर्सिंग है, अब मैंने आपको बताया बहुत कम पैसा लगता है, मेरे कुछ जान पहचान वाले भी हैं, अभी मैं बताऊंगा सेशन के एंड में, वो लोग बहुत सारे बच्चों को जर्मनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेज रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कुछ जैसे वेदांतों के साथ मैंने बहुत सारे अच्छी ट्रस्टेड कंपनीज के साथ टाई अप भी किया है, ताकि वो बच्चों को, जो हमारे पास जो बच्चे रहते हैं, वेदांतों को भी बहुत सारे बच्चे हैं,
जो जाना चाहते हैं जर्मनी। तो हमने बहुतों को भेजा भी है, भेज भी रहे हैं। लेकिन अब मान के चलो कि बच्चा बनना डॉक्टर चाहता था, क्योंकि उसके फैमिली में यह था कि यार डॉक्टर बनो, इज्जत है, ये है वो है, पर उसने देखा एमबीबीएस तो हम बन नहीं पा रहे हैं और जर्मनी में पैसा भी अच्छा है, नर्स बन जाते हैं। लेकिन नर्स बनना उसके पैशन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि से फॉर एग्जांपल अब घर में उसने बचपन से एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पिया। अब नर्स जब बन जाएगा वो इंसान, या लड़का या लड़की जो भी, उसको बहुत सारे काम करने को, पेशेंट का पूरा ध्यान रखना होगा। तो अगर आपके अंदर से नहीं आएगा, आप थोड़ा पैशनेट नहीं हो, खाली पैसा देके घुस रहे हो, तो यार बहुत लंबा नहीं जा पाओगे। क्योंकि जर्मनी में नर्स को बहुत पैसा मिल रहा है, इंडिया वापस आओगे तो नहीं मिलेगा। इंडिया में तो वही जो नॉर्मल पे आउट है 15, 18, 20 हज़ार वही मिलेगा। तो आपको जर्मनी में रह के काम करना होगा, और वहां पर अगर इतना पैसा दे रहे हैं तो वो पैशन खोजेंगे, वो बोलेंगे नहीं भैया तुम अच्छे से काम करो, बदमाशी करो, भगा देंगे। तो ये जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, कि आप पैशनेट हैं, कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। भेजने के लिए तो भैया मैं भेज दूंगा, मेरे बहुत सारे मैंने जिसके साथ टाई अप किया, बहुत सारे अच्छे रेप्यूटेबल कंपनीज के साथ जो कंसल्टेंट्स हैं, वो भेज देंगे आपको, सरकारी कॉलेज में भेज देंगे। पर वहां जाने के बाद आपको 3 साल 4 साल की पढ़ाई करने के बाद टिकना भी है बॉस। ऐसा ही नहीं खाली भेज दिया बस हो गया, आप बन गए अमीर, बन गया बढ़िया। तो वहां कर पाओगे, नर्स बन पाओगे, वहां बायोमेडिकल साइंस में रह पाओगे, पब्लिक हेल्थ में रह पाओगे, पैरामेडिकल बन पाओगे, ये सोच के ही आगे बढ़िएगा। क्लियर? चलिए, कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग। अब कुछ चीजें जो हैं गलत हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एमबीबीएस छोड़ रहे हैं तो इनमें से कुछ गलतियां आप भी कर सकते हैं। पहला तो कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एमबीबीएस फ्रेंड्स, ये हमेशा होता है। जैसे जो ड्रॉप लेने वाला बच्चा होता है वो हमेशा अपने से आगे निकल जाने वाले को देख कर सोचता है यार देख वो आगे निकल गया, हम भी उसी के जैसे थे, हम तो उससे ज्यादा तेज थे, पता नहीं कैसे उसका हो गया। ये बार बार अपने आप को गिल्ट देना ये बंद करो। अगर ये तुम कर रहे हो तो बहुत कॉमन, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक है, मत करो। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी प्लानिंग ड्यूरिंग ड्रॉप ईयर्स। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो मेक इट काउंट। देखो आगे चल के मैंने तुमको बताया कि यार 144 नीट में ले आओ और तुम्हारा मेडिकल अब्रॉड हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, बट इट डज नॉट मीन कि नीट तुम पढ़ो नहीं। 144 वाले बच्चों को अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे भी सरकारी कॉलेज ऐसे थोड़ी बेवकूफ हैं, वो भी देखेंगे ना। मान लेते हैं उनके पास आ गया 100 बच्चा, उनके पास सीट है 50, तो वो टॉप के 50 बच्चे को देंगे। वो टॉप का 50 बच्चा कैसे खोजेंगे? टेस्ट तो है नहीं वहां पे। अब्रॉड के मेडिकल कॉलेजेस में कोई टेस्ट नहीं है, तो कैसे चुनेंगे? वो तुम्हारे यहाँ का टेस्ट देखेंगे। हो सकता है तुम्हारे वहां अप्लाई करने वाले जो 100 भारतीय हैं उनमें से किसी बच्चे का नंबर 350 हो और बहुत सारे बच्चों का नंबर 300 हो, और उसके बाद फिर बाकी सारे 150 वाले हैं, तो 150 वाले छंट जाएंगे, 350 और 300 वाले को लेगा वो, क्योंकि वो भी चाहेगा हमारे पास क्वालिटी बच्चा है। समझ रहे हो? तो अपना जी जान लगाइए और जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए, तब ताकि आगे चलकर आपका एडमिशन आसान हो। आगे चलकर आपको भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, विदेश में भी आप यही सोचेंगे। चलिए, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फॉर्म डाला है, एक लिंक डाला है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए और फिर अपने डिटेल्स को भरिए। डिटेल्स अच्छे से भरिएगा, समय लेकर, क्योंकि डिटेल्स के हिसाब से ही जो मेरी टीम है, जो मैंने बोला है, मैंने कुछ लोगों के साथ टाई अप किया है, टीम है, अच्छी है, बहुत सालों से इंडस्ट्री में है, ट्रस्टेड लोग हैं, तो वो लोग बच्चों को जर्मनी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यहाँ इन जगहों पर जाने में मदद करते हैं। और वो बच्चों के बजट के हिसाब से बात करते हैं कि भैया अगर बच्चे का बजट है, भैया इतना बजट है, तो उसी के हिसाब से कंट्री सजेस्ट करेंगे। तो अगर आप में से जो बच्चा जाना चाहता है, आप ये फॉर्म भर दीजिएगा एंड दे विल कॉल यू एंड दे विल गिव यू ऑल द हेल्प। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा, देखो सस्ते से सस्ता ऑप्शन, जैसे मान लेते हैं जर्मनी। अब जर्मनी अगर तुमको जाना है, बहुत कम है पढ़ाई, ज़्यादा पैसा नहीं है, 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा। 3 लाख रुपए, शायद 2.5 लाख 3 लाख रुपए कंसल्टेंट लेगा, चलो वो भी एग्री कर लिया, 3 लाख 3 लाख 6 लाख। पर आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जर्मनी में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन कंट्री है बेटा, यूरोप का कंट्री, वहाँ का 1 यूरो इंडिया का 100 रुपया होता है। तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर नहीं पता हो, 50 से 60 हज़ार रुपये महीना मिनिमम खर्च आएगा आपको वहाँ रहने में, मिनिमम खर्चा, अगर एकदम कटा के रहोगे तो। समझ रहे हो? ऑल्दो पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिल जाती हैं जर्मनी में, काफ़ी अच्छी पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग 50 to 60,000 पर मंथ है। लेकिन अगर तुम 4 घंटा रोज पार्ट टाइम काम करते हो तो उससे तुमको आराम से 80,000 से 1 लाख रुपया, 80,000 से 1 लाख रुपया आपको पार्ट टाइम में मिल जाता है, पर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सोच के फॉर्म भरिए, फॉर्म पूरा डिटेल से अच्छे से भरिएगा कि आपको जाना है, नहीं जाना है, कहाँ जाना है, क्या सोच रहे हैं, एंड देन द टीम विल बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। क्या ये ऑल्टरनेट करियर्स वाला वीडियो तुम्हारे यूज का हुआ, तुमको अच्छा लगा, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।